हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स जोन में आपका स्वागत है। हम लोग इसके पहले के लेक्चर में आपसे मैट्रिक्स के सिलेबस के बारे में चर्चा किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा कोर्स यहाँ से स्टार्ट होता है मैट्रिक्स का, और यह आपका पहला लेक्चर है। इसके बाद क्रमशः आपको लेक्चर्स प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स की आव्यूह की। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि आव्यूह क्या है। ठीक है ना। व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है, ये सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सिंपली जो है लिखा हुआ है कि यह एक व्यवस्था है। ठीक है, इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक व्यवस्था है और इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो अगर मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि अगर आप किन्हीं दो आव्यूहों को हल करते हो तो आपको लास्ट में जो उसका हल प्राप्त होता है वह एक आव्यूह ही प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट्स की बात करें, सारणिक की बात करें, तो वहाँ पे जब आप सारणिक को हल करते हो तो लास्ट में आपको सारणिक प्राप्त नहीं होता है। लास्ट में आपको एक कोई वैल्यू प्राप्त होती है, जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, इस तरीके से आपको वैल्यू प्राप्त होती है। तो ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है जैसे कि सबको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में मैट्रिक्स है क्या। ठीक है, अब आइए इसके जो है रियल डेफिनीशन पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मैट्राइसेस में हैव अ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और अ फंक्शन। ठीक, यानी क्या है कि मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो है आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या जिसमें आई भी आ जाता है, जैसे 2+i, इस तरीके से, और फंक्शन कोई फलन। फलन में आप बहुत प्रकार के फलन जानते हैं, जैसे हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, लॉगरिथमिक, इस तरीके से जितने भी फंक्शन हैं आपके, वो सारे फंक्शन जो है आव्यूह में आ सकते हैं। तो यानी आव्यूह में क्या क्या चीज़ का जो है आपका सम्मिलन होता है, उसमें जो है आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, सम्मिश्र संख्या होती हैं, या फलन हो सकता है। अब इसको अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पे मैंने 3 एग्ज़ाम्पल आपको दिए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे पहला एग्ज़ाम्पल क्या है, a बराबर -2 5 0 √5 3 6। तो यहाँ पर देखिए यह जो आपको संख्या दी गई यह एक वास्तविक संख्या का रूप आपको यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा आपको जो है एक आव्यूह मैंने दिया है 2+i। ठीक है ना, इस तरीके से सारी चीज़ें दी हुई हैं। तीसरा अगर हम सी की बात करें तो देखिए 1+x, x³ x cos x sin x प्लस 10x, इस तरीके से आपको ये वैल्यूज़ दी गई हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 एग्जांपल लिया है जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आव्यूह के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, इसके आगे अगर हम चर्चा करें तो दूसरा जो है मैंने यहाँ पर यह लिखा है कि मैट्रिक्स की फ़ोटो कैसी होती है। देखिए, मेरी एक कोशिश ये है कि आपको जितना सिंपल हो सके मैं मैट्रिक्स को उतना सिंपल करके बताऊं। ठीक है ना, इसीलिए मैंने जो है इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया है और ख़ुद मैं आपको चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है मैट्रिक्स की फ़ोटो तस्वीर कैसी होती है, अगर आप एग्ज़ाम्पल ऊपर देख रहे हैं तो वहाँ पर जो है स्क्वायर बॉक्स टाइप का बना हुआ है, और इसी तरीके से जो है मैट्रिक्स आपको दिखाई पड़ता है। और पूरे चैप्टर में इसी तरीके से आपको मैट्रिक्स जो है यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैट्रिक्स को हल करने पर सदैव हमें कुछ इस प्रकार की फ़ोटो प्राप्त होती हैं। किस प्रकार की फ़ोटो प्राप्त होती हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको 3 प्रकार के मैंने बनाए हैं, और इसी तरीके से जो है आपको फ़ोटो पूरे क्या नाम है चैप्टर में आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना, जब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे कि कितने प्रकार के आपके आव्यूह होते हैं।
लेकिन यहाँ पे केवल आप इतना समझिए कि इसकी फ़ोटो किस प्रकार से आपको प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, और इसको मैंने लिखा है कि लाइक रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बॉक्स, है ना, इस प्रकार से इसकी जो है संरचना होती है। उसके बाद कल मैंने आपको जैसा बताया था कि रो या कॉलम, ठीक है ना, इसकी हम लोग डिटेल चर्चा आपसे कल बोले थे कि हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि रो या पंक्ति अथवा कॉलम या इसको स्तंभ बोलते हैं। तो जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। और जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप देख पा रहे हों तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो आपकी लाइन है क्षैतिज, ठीक है ना, इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने रो बोला है। और यहाँ पर जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं इसको हम लोगों ने क्या बोला है, इसको हम लोगों ने स्तंभ बोला है, कॉलम बोला है, ठीक है ना। तो इतनी तो समझ हमारे पास है ही कि जो हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं वह पंक्ति होती हैं, जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं वह क्या होती हैं, स्तंभ होती हैं। तो इतना जो है ये आपका मैट्रिक्स में ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं इसके आगे कि आव्यूह की कोटि। अगर आप पहला एक्सरसाइज देखेंगे तो आव्यूह की कोटि में हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आव्यूह की कोटि ऑर्डर्ड ऑफ मैट्रिक्स देखने से पहले हम लोग जो है एक आव्यूह की संरचना देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप आव्यूह की संरचना देखिए तो यहाँ पे मैंने एक जो है आपको आव्यूह यहाँ पर बॉक्स में लिया हुआ है और इसके अंदर कुछ अवयव जो है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पे A11, उसके बाद A12, A13। अब यहाँ पर देखिए बीच में ये जो डॉट 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 है इसका मतलब A13 के बाद कहीं यहाँ A14 आया होगा, A15 आया होगा, A16 आया होगा, एंड सो वन कहाँ तक, A1n तक। ये वन क्या दिखा रहा है हर जगह कि यहाँ पर यह पहली पंक्ति है, ठीक है ना। उसी प्रकार से A21, A22, A23 एंड सो वन A2n, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर A31। अब इसी तरीके से जब आप स्तंभ में आएंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3। यहाँ पर देखिए जब हम पंक्ति में जा रहे थे तो 1 2 3 लास्ट में यन आया था, और जब यहाँ जाएंगे तो 1 2 3 फिर क्या आएगा, यम आएगा। और इसी तरीके से जब हम यहाँ पर इसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो यहाँ पर लास्ट में मिलेगा AMN। अब ये क्या है, इसको जो है मैंने यहाँ पर नोट के जरिए जो है आपको समझाया हुआ है। देखिए नोट पहला मैंने लिखा है कि इस आव्यूह में इन सब का एक कॉमन नेम होता है। ये जितने भी अवयव यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं इनका एक कॉमन नेम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। वह कॉमन नेम मैंने क्या लिखा है, AIJ। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि AIJ यह एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है कि यह रो को दिखाता है, और जे का मतलब क्या है, जे का मतलब यह है कि यह एक कॉलम को प्रदर्शित करता है। यानी कि यहाँ पर ये जितने भी अवयव हैं उन अवयवों की क्या पोजीशनिंग है वह जो है इस कॉमन नेम के द्वारा हम निकाल सकते हैं। यानी जो पहला आपका रहेगा वह किस पंक्ति में है और जो दूसरा आपका रहेगा वह किस कॉलम में है, इस चीज़ को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं कोई एक अवयव ले लूँ, सपोज मैंने इसको देखा A23, तो यहाँ पे जो पहला है 2 वह क्या है, आई यानी इसकी जो है कौन सी पंक्ति में है, यह जो है A2 है, यानी यह दूसरी पंक्ति में है। और जो जे के स्थान पे क्या है, जे के स्थान पे 3 है, इसका मतलब इस यह कौन से स्तंभ में है, कौन से कॉलम में है, तो तीसरी, 1 2 और यह तीसरी। तो A23 का मतलब क्या हो जाएगा कि यह जो है दूसरी पंक्ति में है और तीसरे जो है आपके स्तंभ में है। अब इसी तरीके से किसी भी अवयव के बारे में मैं आपसे पूछूं तो आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई इसकी पोजीशनिंग बताओ क्या है, A33 की, तो अब आप बता सकते हैं कि यह जो है आपका अवयव तीसरे पंक्ति में है। गिन लीजिए 1 2
3, और कौन सा स्तंभ है आपका तीसरा, तो 1 2 3। क्लियर है यहाँ तक? तो यह जो मैंने आपको कॉमन नेम बताया, यह जो है आपको समझ में आना चाहिए कि यह क्या दिखाता है, और इसी पे जो है हम लोग आगे सारी चीज़ें जो है देखेंगे। अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आई जे है तो यानी पहला आपका पंक्ति दिखाएगा और दूसरा क्या दिखाएगा आपका, दूसरा आपका स्तंभ दिखाएगा, कॉलम को दिखाएगा। ठीक, तो आई होप जो है यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके बाद दूसरा मैंने यहाँ पर नोट मेंशन किया हुआ है कि ए आई जे के द्वारा हम यह देखते हैं कि प्रत्येक अवयव कौन सी पंक्ति और कौन सी स्तंभ में है। वो मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर दिया था कि ए आई जे आपका बेसिकली क्या दिखाता है, वह यह दिखाता है कि वह कौन से पंक्ति में है और कौन से स्तंभ में है। क्लियर? नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए मैंने आपको लिखा हुआ है कि ऊपर बने आव्यूह में यम पंक्ति है तथा यन स्तंभ है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्या कहने का सेंस है। कहने का सेंस ये है कि यह जो आपका ऊपर यहाँ पर मैंने एक लिया था, इसमें टोटल पंक्ति कितने हैं, तो यम यानी जो पहला होगा वह पंक्ति को दिखाएगा, जो दूसरा होगा वो किसको दिखाएगा, कॉलम को दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए नोट थर्ड में मैंने लिखा हुआ है कि ऊपर बने आव्यूह में यम पंक्ति है तथा यन स्तंभ है, अतः इसकी कोटि क्या हो जाएगी, यम क्रॉस यन इसकी कोटि हो जाएगी। ठीक है ना, कितनी कोट हो जाएगी, यम क्रॉस यन। ये मैं आपको जो है एक जनरल वे में लेके समझा रहा हूँ। आपके सिलेबस में केवल 3x3 ऑर्डर की जो है मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए दिया गया है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको और बेसिक में दे दिया है कि यम क्रॉस यन को हम पढ़ते कैसे हैं। तो यम क्रॉस यन को हम यम क्रॉस यन या यम बाई यन पढ़ते हैं। ठीक है ना। एक छोटी सी छोटी चीज़, एक जो सबसे क्लास का कमज़ोर बच्चा है उसको कैसे जो है पढ़ना है, कैसे बोलना है, उन सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पर मेंशन करके लेके चल रहे हैं, है ना, कि जिससे कि आपको बोलने में या समझने में कोई समस्या ना आए। तो यहाँ तक जो है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर आपको यह समझ में आ गई है तो अब एक सवाल आपके लिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। ठीक है ना, एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, -2 5 0 √5 3 6। अब देखिए इसमें पंक्ति कितनी है, तो इसमें टोटल पंक्ति कितनी है, क्षैतिज देखिए 1 2 3, 3 पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं, 1 2, 2 स्तंभ है। तो इसकी कोट कितनी होगी, पहले पंक्ति को लिखना है, फिर किसको लिखना है, फिर उसके बाद स्तंभ को लिखना है। तो आप इसकी कोड क्या लिखेंगे, 3 × 2 या 3x2 या 3/2 लिखेंगे। ठीक, तो ये है आपका। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं। अब इसी में जो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और दिया गया है। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, उसी जो ऊपर वाला आपका बना था उसी को मैंने यहाँ पर दोबारा बनाया, और दोबारा बनाया तो यहाँ पर देखिए कि जो A11 A22 A33 इस तरीके से आपका AMN तक था, उसको मैंने जो है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर दिया है, यानी डायगोनली। तो अगर ये डायगोनली मैंने इसको बंद कर दिया है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, मुख्य विकर्ण के अवयव यह कहलाते हैं। ठीक है ना, ये जो है दिमाग में रखिएगा कि मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, क्योंकि मुख्य विकर्ण अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो आपको समस्या होगी। तो यह जो है आपके मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस मुख्य विकर्ण के ऊपर अगर हम देखें तो एक आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, ये इस तरीके से एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है ये। और इसी तरीके से अगर मुख्य विकर्ण के नीचे हम जाएँ तो एक आपको यहाँ पे ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस मुख्य विकर्ण के ऊपर जो ट्रायंगल है यह आपका हो जाएगा अपर ट्रायंगल। ये हम लोग जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप एक इमेज अपने दिमाग में बना लीजिए। और मुख्य विकर्ण के नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है वह चूँकि नीचे है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगल बोलते हैं। तो आई होप ये चीज़ें भी आपको यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। और इसके बाद हम लोग लास्ट में यहाँ पर देखते हैं कुछ और चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट में हम आपको अभी ऑर्डर के बारे में बताए थे उसी में एक नोट और है। वह नोट क्या है कि यदि यम क्रॉस यन का अव्यूह है
तो उसमें कुल अवयव कितने होंगे, यम इंटू यन होंगे। ठीक है ना। इसको कैसे समझेंगे, मान लीजिए एक आव्यूह की कोटि 3x2 है, तो यह देखिए 3x2 आपका यम इंटू यन से मिल रहा है कि नहीं। ये जो यम इंटू यन है यह आपका 3 इंटू 2 से मिल रहा है कि नहीं। तो जब यहाँ पे यम क्रॉस यन था तो कुल अवयव जो है आपके यम इंटू यन हुए थे, लेकिन यहाँ पर जब 3x2 है तो 3 में 2 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो यानी 3x2 कोट के आव्यूह में कुल अवयव कितने होंगे आपके, 6 अवयव होंगे। अब इसी में एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एक आव्यूह में 12 अवयव हैं। अभी हमारा जो है वहाँ पे मैंने आपको कोटि दे के जो है अवयव पूछा था, अब मैं आपको यहाँ पे इसका उल्टा पूछ रहा हूँ कि एक आव्यूह में 12 अवयव हैं तो अधिकतम तथा संभावित आव्यूह कितने होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम संभावित आव्यूह कितने होंगे, वह कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है देख लीजिएगा, कैसे सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। ठीक है ना। इसके नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक। तो जो जितना चीज़ें मैंने आपको बताई उसको बार बार रिवाइज़ करिए, बार बार पढ़िए, और इसके नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जो है इसके आगे की बात चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।